हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इंपेरेटिव या ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ, जिसके अंदर हमने तीन उसकी जो मेन खसूसियात थी ऑस्टन की थ्योरी की, उसमें कमांड था और उसके बाद जो है उसको सॉवरेन अथॉरिटी था और सैंक्शंस था। तो इनके ऊपर मुश्तमिल जो थ्योरी पेश की गई है, इसके ऊपर फर्दर मुख्तलिफ जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है और इसके डीमेरिट्स भी बताए हैं इसी थ्योरी के, जो इंपेरेटिव थ्योरी है, ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ है। तो इसमें सबसे पहले जो क्रिटिसाइज किया गया वो किया गया कि लॉज बिफोर स्टेट है, कि लॉ जो है वो स्टेट से पहले भी आ सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी स्टेट जो है वो मौजूद में है बगैर कानून के। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल लॉ इज प्रायर टू लॉ जो है प्रायर टू है एंड इंडिपेंडेंट है ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटीज एंड इन्फोर्समेंट से आज़ाद है। स्टेट इन्फोर्स इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी लॉ। तो स्टेट जो है कानून ऑलरेडी होते हैं लेकिन स्टेट जो है उसको इन्फोर्स करती है। तो इट इज़ नॉट करेक्ट दैट इट बिकम्स लॉ। तो ये दुरुस्त नहीं है कि जो है लॉ जो है पहले बन जाता है, क्योंकि स्टेट जो है इसको इन्फोर्स करती है। तो इसके बाद है नंबर 2 पे कि इसको क्रिटिसाइज किया गया इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ को कि ये जो है एक किस्म का गनमैन लॉ है, कि इसमें जोर ज़बरदस्ती है, सैंक्शन है, क्वेश्चन है, इन्फोर्समेंट है थ्रू फिजिकल फोर्स है। तो इसलिए इसको गनमैन थ्योरी भी कहा गया है, गनमैन लॉ भी कहा गया ऑस्टन की थ्योरी को, इंपेरेटिव थ्योरी को, क्योंकि उसमें एक एग्जांपल दी गई है कि ये ऐसे ही है जैसे कोई एक शख्स जो है बैंक के अंदर जो है किसी कलर के ऊपर गन लेके खड़ा हुआ और उससे जो है कह रहा है कि पैसे निकालें। तो इसीलिए इसको जो है कहा गया कि इसके अंदर फिजिकल फोर्स है, कोर्शन है, इसलिए ये एक गनमैन थ्योरी है। इसके बाद जो नंबर 3 पे है जनरलिटी ऑफ लॉ है, कि ये बेसिकली कहता है ऑस्टन अकॉर्डिंग टू ऑस्टन लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ कंडक्ट। कानून जो है बेसिकली जनरल रूल ऑफ कंडक्ट है, लेकिन रियलिटी के तौर पर ऐसा नहीं है। हर फील्ड के अंदर मुख्तलिफ लॉज हैं और हर शख्स के लिए वो अप्लाई नहीं होते, वो जनरली नहीं है। कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें बताया गया कि ये लोग टैक्स पेड करेंगे और ये लोग इस टैक्स से मुस्तस्ना है। तो इसलिए जनरलिटी ऑफ लॉ नहीं हो सकती फील्ड्स में, मुख्तलिफ लॉज की फील्ड के अंदर। तो इसलिए ये इस थ्योरी के ऊपर ये भी क्रिटिसाइज किया गया कि जनरलिटी ऑफ लॉ नहीं है, जो भी कानून बनाएंगे वो सबके लिए नहीं है। कभी किसी इलाके के लिए स्पेशल बनाया जाता है, कभी किसी खास शख्स के लोगों के लिए स्पेशल बनाया जाता है। तो इसलिए जनरलिटी ऑफ लॉ का कंसेप्ट भी उन्होंने क्रिटिसाइज के अंदर बताया है। इसके बाद है प्रोमोलगेशन। प्रोमोलगेशन है अकॉर्डिंग टू ऑस्टन लॉ इज अ कमांड एंड दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द पीपल बाय whom it is meant to be obeyed and follow, and this is not essential for the validity of the rule of law। तो वो कहते हैं कि कोई भी कानून जो है किसी भी टाइम जो है उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ये कभी कभार शुरू से भी चलता आता है। तो उसकी प्रोमोलगेशन का कंसेप्ट जो इसके अंदर बताया गया वो वैसे रूल ऑफ लॉ के तहत जो है उसकी वैलिडिटी जो है वो एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये वैलिडिटी कानून को इस दिन के लिए बनाया और ये इस दिन में ख़त्म हो जाएगा या इस दिन से शुरू होकर इस दिन को ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई कानून की कोई वैलिडिटी हो। नंबर 5 पे है लॉ एज अ कमांड के ऊपर भी उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया है, तनकीद किया है कि ऑस्टन के मुताबिक लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम। बहुत सारे लीगल सिस्टम के अंदर जो है लॉ जो है वो कमांड ऑफ सॉवरेन नहीं है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल के अंदर कहा कि राइट टू वोट जो है ये कमांड ऑफ सॉवरेन नहीं है, एक किस्म का ये आपकी मर्जी के ऊपर बनता है, तो उसको जो है एक्चुअली बाय भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए लॉ एज अ कमांड ऑफ सॉवरेन को भी जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल कमांडर। तो इस थ्योरी के अंदर बजाय डेफिनेशन में यही लगता है कि ये थ्योरी जो है बताती है कि पर्सनल कमांडर है, उसका एक वजूद है जो जोर ज़बरदस्ती कानून के ऊपर अमल दरामद करवाता है। तो इसीलिए इस थ्योरी के अंदर कहा गया है कि इसके अंदर जो है एक पर्सनल कमांडर का वजूद है। इसके बाद है रिफ्यूजल ऑफ प्रेसिडेंट एज लॉ। रिफ्यूजल ऑफ नंबर 7 पे रिफ्यूजल ऑफ प्रेसिडेंट और एज लॉ। तो प्रेसिडेंट का भी रिफ्यूजल इसके अंदर किया गया है कि जो कानून है वो
सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश लॉज जो है वो बेसिकली जजेस के डिसीजंस के ऊपर है, तो इसके अंदर रिफ्यूज़ किया गया। लेकिन प्रैक्टिकली इंग्लैंड के लॉ ने ये भी जाहिर किया कि जजेस के जो फैसले हैं वो ज़रूरी हैं आपके अगले कानून, आइंदा के कानून के लिए, आपके जो है कानून बनाने के लिए। इसके बाद है ये डिसरिगार्ड भी करता है एथिकल एलिमेंट्स को, जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये सेक्शन एलिमेंट्स है लॉ के अंदर, ये सेक्शन नंबर 8 पे है सैंक्शन है, कंसेप्ट ऑफ सैंक्शन is also misleading as the modern democratic country the sanction behind the law is not the force of the state। तो सैंक्शन जो है वो बहुत सारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर खत्म होता जा रहा है, लोगों की विलिंग के मुताबिक ही कानून बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए सैंक्शन जो पॉइंट है इसमें यही कहा गया कि इंपेरेटिव थ्योरी में जोर ज़बरदस्ती है, लेकिन आज के डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इतनी जोर ज़बरदस्ती नहीं है कानून की, वो लोगों के विलिंग के मुताबिक कानून बनते हैं और वो लोगों के विलिंग के मुताबिक ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद है डिसरिगार्ड ऑफ एथिकल एलिमेंट्स, नंबर 9 पे है कि एथिकल एलिमेंट्स जो है उसको भी डिसरिगार्ड किया गया। और ये जो है इंपेरेटिव थ्योरी, ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ, ये नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनेशनल लॉ है और ये नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि इंपेरेटिव थ्योरी जो है ना इंटरनेशनल लॉ के लिए एप्लीकेबल है, ना ही ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर अप्लाई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम